तो अब तक पढ़ाया था कि एक जैसे आवेश जो होंगे, अगर ये भी प्लस का है और दूसरा वाला भी प्लस का है तो उन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ठीक है, ये माइनस का ये भी कहाँ भागेंगे, दो। ठीक है, अगर एक प्लस का है दूसरा वाला माइनस का है तो क्या क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, खींचेंगे अपनी तरफ। आवेश को हम जो दर्शाते हैं वो क्या दर्शाते हैं, क्यू से। प्लस क्यू है तो धनावेश, माइनस है तो ऋणावेश। आवेश क्या था, जिस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं बराबर ना हो, ऐसे कण को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी उसे ऋणावेश, जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी उसे क्या कहेंगे, धनावेश। ठीक है, अच्छा अब जो एक समान आवेश है, एक समान, जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी वो ऋणावेश। ठीक है, हाँ, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होगी वो क्या होगा, धनावेश। जिस पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम, हालांकि लिखाया तो है मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम है इसका मतलब माइनस कम है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, तो ये माइनस कम है, माइनस कम है तो क्या होगा, धनावेश। अरे भी माइनस कम है तो ज्यादा कौन होगा, प्लस, तो क्या हो गया, धनावेश। तो ऐसा कण जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है धनावेश कहलाता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, भाई इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो माइनस अधिक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ऋणावेश। अगली बात सुन, आगे बढ़ना है। ठीक, हमने बताया कि एक समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। एक समान आवेश को आपके लिए पेपर में सजातीय करके भी पूछा जाता है। सजातीय का मतलब क्या है, समान। ठीक है, अब ये सजातीय दो तरह के हो सकते हैं, हो सकता है दोनों क्या हो, प्लस हो, ठीक है, और हो सकता है दोनों क्या हो, माइनस। ठीक, हो सकता है दोनों धनावेश हो सकता है दोनों क्या हो, ऋणावेश। इन्हें हम कहेंगे सजातीय आवेश। और अगर हमारी बात की जाए अलग अलग की तो उसे नाम देते हैं विजातीय। क्या नाम देंगे, विजातीय। विजातीय का मतलब यह है एक अगर प्लस का है तो दूसरा काय का होने वाला है, माइनस का। ठीक है, ये है हमारे विजातीय आवेश। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। भाई अलग अलग ही तो आकर्षित करेंगे, और सजातीय एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय को इंग्लिश में बोलते हैं हम लाइक चार्जेस, और विजातीय को बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। आ रही बात समझ, ठीक है। सजातीय क्या होता है, लाइक चार्जेस, और विजातीय क्या होता है, अनलाइक चार्जेस। इसके बाद एक, अब ये भी तो प्रोसेस हो कि हम आवेशित किसी भी चीज को कर कैसे सकते हैं। ठीक है, कोई तो प्रोसेस होगा कि उसे हम आवेश दे दें या चार्ज कर दें। तो उस प्रोसेस के जरिए उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए देखो हमें कहां से चलना पड़ेगा। इसकी कई विधियां हो सकती हैं। एक होती है चालन, आवेश देने की, सब समझ में आएगा भी, ठीक है। एक होती है प्रेरण, एक होती है घर्षण द्वारा। ठीक है, एक क्या है, घर्षण द्वारा, एक है चालन, एक है प्रेरण, एक है घर्षण। अब चालन क्या है, चालन का मतलब है कि एक चीज पर आवेश होगा, पहले से एक चीज पर आवेश होगा, प्लस हो या फिर क्या हो, माइनस। और जब हम उसे एक ऐसी चीज के कांटेक्ट में लेकर के आएंगे जिस पर आवेश नहीं है, तब उस पर भी आवेश पहुंच जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान समझना, ठीक है। ये थोड़े अप लेवल की कहानी है, थोड़ा आप मतलब इतना ज्यादा भौकाल नहीं है। आप ये समझो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज पर क्या दे रखा है हमने, आवेश। एक चीज को हमने ऑलरेडी चार्ज कर रखा है, दूसरी चीज हमारी चार्ज नहीं है। तो जब मैं एक चीज जो जिस पर आवेश पहले से है, मान लीजिए जिस पर क्या है, पहले से इलेक्ट्रॉन है, पहले से वो माइनस क्यू उस पर उपस्थित है, मैं उसे जब दूसरे वाले के कांटेक्ट में रखूंगा जिस पर प्लस भी नहीं है, माइनस मतलब उस पर आवेश है ही नहीं, तो जब हम इसके कांटेक्ट में ले जाएंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, आवेश है तो वो इसके इलेक्ट्रॉन काय में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये है, ये क्या हो जाएगा, चार्ज। ठीक, इसे हम कहते हैं चालन की विधि, चालन। पावर बैंक, हाँ। अब हाँ, तो ये उसका पोटेंशियल ज्यादा है, उसके पोटेंशियल से हम दूसरे पोटेंशियल में क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। बेसिक पॉइंट पर अभी सीख रहे हैं, ठीक। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडक्शन।
तो अगर एक चीज पर ऑलरेडी चार्ज है, जब हम उसे किसी ऐसी वस्तु के पास में ले जाते हैं जिस पर आवेश नहीं है, तो इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरे वाले में। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चालन या फिर कंडक्शन। ठीक है, जब किसी एक आवेशित वस्तु को आवेश रहित जिस पर आवेश ना हो, आवेश रहित वस्तु के पास लाया जाता है या उसके संपर्क में लाया जाता है, तब इस पे इसका आवेश इस पर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, अगर यहाँ पर धनावेश होता, क्या होता, प्लस होता। ठीक है, प्लस होता, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे होते, कम होते। ध्यान से रहना, कैसे होते इलेक्ट्रॉन। अब इस पर तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन भी है, मतलब जितना ऋणावेश उतना ही धनावेश है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर होंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन तो इस पर आ गए, तो यहाँ पर क्या बच रहेगा, प्लस बच रहेगा, नहीं बच रहेगा। हाँ, क्या देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या थे, कम थे, इलेक्ट्रॉन कम थे तो क्या होगा, प्लस होगा ऑलरेडी। अब मैं इस प्लस वाले को इसके कांटेक्ट में लेकर के जाऊंगा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए तो इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो यहाँ पर प्लस तो ही बचा रह गया। अब यहाँ पर अगर प्लस बचा रह गया तो हमने क्या देखा कि अगर माइनस वाली वस्तु को ले गए थे तो इस पर भी क्या आ गया था, माइनस, और अगर हम प्लस वाली को लेकर गए तो इस पर भी क्या आ गया, प्लस। तो ये बात ध्यान रखना, चालन के द्वारा हमेशा अगर इस पर प्लस है तो इस पर भी क्या आएगा, प्लस, इस पर माइनस है तो इस पर भी क्या आएगा, माइनस। इतनी बात समझ में आ रही है, चालन के द्वारा। अब आ जाओ प्रेरण पर। प्रेरण को कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन, इसका मतलब क्या है, प्रेरण अगर हम हिंदी में देखें तो इसे कहते हैं, प्रेरण को प्रेरणा देना या उकसाना। अब ये उकसाएगा किसी को। मान लीजिए मेरे पास एक गोला है, ठीक है, जिस पर ऑलरेडी कोई चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसके इस सिरे पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसे एक दूसरे वाले गोले के पास में ले जाएंगे जिस पर कोई आवेश नहीं है। अब मैं अगर इसे इसके पास में लेकर के जाऊंगा, इस पर कोई आवेश नहीं है का मतलब ये जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या है, प्रोटॉन। ठीक, अब जब मैं इसे इसके पास में लेकर के जाऊंगा तो ये वाला हिस्सा माइनस का है, तो ये माइनस वाला तो यहाँ पर क्या बना देगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। आ रही बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पे कह दो पॉजिटिव तो खींच नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, माइनस वाला माइनस वाले को प्रतिकर्षित करके कहाँ पहुंचा देगा, दूसरी तरफ पहुंचा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक चीज को दूसरे के पास में ला रहे हैं, तो इसका आवेश इसके आवेश के कारण इसके विपरीत आवेश, अगर ये माइनस का है तो कौन सा आएगा, प्लस का, और प्लस का है तो ये कौन सा आएगा, माइनस का। उससे क्या कर ले रहा है, अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रेरण के द्वारा आवेशन हो रहा है। हालांकि इसे कांटेक्ट में रखेंगे फिर अलग रखेंगे, ठीक है, अलग प्रोसेस भी है इसका, लेकिन अभी यहाँ पे इतना समझो कि हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पास ले जा रहे हैं तो वो क्या हो जा रही है, आवेश। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना है अगर आपके लिए किसी वस्तु को चार्ज करना है तब। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है तो आवेशित नहीं हो पाएगी। पहला तो हमने कर दिया चालन के द्वारा कि उसे कांटेक्ट में ले गए, तो जो आवेश ले गए थे वही आया, लेकिन यहाँ पर जो आवेश ले गए थे उसका विपरीत आवेश उसके पास वाले सिरे पर आया है। ठीक है, अगला है घर्षण। घर्षण क्या है, एक दूसरे से रगड़ने के कारण, कंघा करते हो बालों में, रगड़ रहे हो, अब ये वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपक जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, आवेशन किसके द्वारा, घर्षण के द्वारा। तो तीनों के द्वारा मैंने आपके लिए बता दिया। इसके बाद कहानी जो आगे बढ़ेगी हमारी, वो बढ़ेगी इसकी शब्दावली पर। आवेश संरक्षण का नियम होगा, आवेशों की योज्यता होगी। अगली हेडिंग डालो, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, ये पूछा गया है कई बार पेपर में। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, पूछा गया है। आवेश का संरक्षण, देखो ध्यान से, आवेश का संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस। संरक्षण का मतलब होता है
कि उसे खत्म ना होने दिया जाए आसानी से, ठीक है। मतलब वो जैसे एक जिस पर साइंस का बहुत ही पॉपुलर रूल है, ठीक है, साइंस में ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। सेम यहां पर अप्लाई कर दो। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में नहीं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्यों? अभी मैंने आपके लिए बताया था कि हमने क्या काम किया, किसी वस्तु को चार्ज दिया, ठीक है। अगर मान लो इस पे नेगेटिव चार्ज था, मैं इसे दूसरी वस्तु के जब पास में ले गया, संपर्क में रखा, मैंने इसे टच कराया, तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्या थे? ज्यादा थे, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस पर चले गए? दूसरी वस्तु पर चले गए। उस पर आवेश नहीं था तो दूसरी वस्तु भी चले गए। हमने क्या देखा कि एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो गए लेकिन खत्म नहीं हुए, ठीक है। तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब आप ऐसे करके समझ लो, अगर ये वस्तु ए है और इस पर 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, और ये वस्तु बी है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन है अभी? 0। जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर के आऊंगा तो चालन की वजह से, मैंने संपर्क में रखा, चालन की वजह से मान लीजिए कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसे 6 ले लो, ठीक है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस पर चले गए और इस पर भी कितने बचेंगे? फिर 3 इलेक्ट्रॉन। मैं अगर इस पर देखूं कुल आवेश, 6 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, इस पर कुल आवेश देखूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इन पर भी देखूंगा तब भी कितने बचे हैं? है कि नहीं? ठीक है। तो हमने खत्म तो नहीं किए इलेक्ट्रॉन, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, इस पर थे नहीं, इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले गए। तो आवेश क्या है? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे एक रूप से या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। या फिर हम आवेश संरक्षण को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। नियत का मतलब बदलेगा नहीं, ठीक है। नियत करते हो, बदलते हो किसी चीज की, ठीक। तो अगर आवेश जो सिस्टम का होगा वो कैसा रहेगा? नियत, बदलेगा नहीं। अगर मैं इसे एक सिस्टम मान लूं पूरे को, तो इस पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। अब मैं फिर इसे सिस्टम मान लिया है मैंने, तो इस पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसे भी आप ऐसे भी कह सकते हो। तो बहुत मुझे सही डेफिनेशन वही लग रही है पहले वाली, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक वस्तु दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। लिखो इसे। अब अगला है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, योज्यता को आप ऐसे समझ लो, योग्यता मतलब योग करना है उनका, जोड़ना, ठीक नहीं, उसे क्या करना है? हमें जोड़ना है। ऐसे समझ लो कि आवेशों क्या कर रहे हैं? हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आवेशों की योज्यता को कैसे करके दर्शाएंगे? कोई भी सिस्टम है, ये निकाय जिसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ज़्यादा समझ रहे हो सिस्टम, ठीक। हाँ, हिंदी में तो इसे निकाय कहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इस पर 3 इलेक्ट्रॉन, 4 मान लीजिए, 3 प्लस का, माइनस का है, इस पर 4 प्लस का है, फिर यहाँ पर 2 माइनस के हैं, यहाँ पर 3 प्लस के हैं, यहाँ पर 1 प्लस का है। अगर हमसे कहा जाए इस पर कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश कितना होगा? 3 4 7 3 10 2 12 और 1 13। ऐसा भी हो, मान लीजिए 2 माइनस के हैं और, ठीक है। तो 1 3 4 4 8 3 11 11 और 4 15। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? 15। आपसे क्या पूछा गया कि आवेश कुल कितना है, तो आपने क्या दिया? 15। लेकिन इस तरह से हम नहीं जोड़ेंगे, सही है। आवेशों को जब जोड़ना होगा, किसी भी सिस्टम के टोटल आवेशों को जोड़ना होगा, तो कैसे कर जोड़ेंगे? देखो, 3 काय के हैं माइनस के, ठीक है, 1 काय का है प्लस का, 2 काय के हैं माइनस के, ये भी 2 काय के हैं माइनस के, ये 4 काय के हैं प्लस के, और ये काय के हैं 3 प्लस के, ठीक है। अब इन टोटल को जोड़ लो,
3 2 5 2 कितने हो गए 7, और ये कितने हो गए 4 3 7 और 1 8। तो यहाँ पे 8 में 7 गए, प्लस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इस पर जो कुल आवेश रहेगा वो कितना रहेगा? प्लस का 1 रहेगा। तो आवेशों की योज्यता हम कैसे करके निकालते हैं? ऐसे नहीं कि हमने डायरेक्ट उसके अंकित मान को जोड़ दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। उसे निकालने का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। कौन सा वाला? कि आपके पास जो भी आवेश है उसे उसके चिन्ह के साथ लिखें, ठीक है, और फिर सबका योग करके निकालें। इसे हम कहते हैं आवेशों की योज्यता या आवेशों का जुड़ना किसी भी सिस्टम में, ठीक है। इसका हम नियम लिखेंगे कैसे? किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उनके अलग अलग आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। बीज गणितीय योग का मतलब है प्लस और माइनस को भी इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। तो किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उसके अलग अलग अवयवों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। लिख लो इसे। किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण इसमें देखो क्या होगा। अच्छा, इसमें ये भी लिख लेना, जैसे मैंने ये तो एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। ये भी लिख लेना, अगर पहले पर आवेश Q1 है, दूसरा आवेश मान लीजिए Q2 है, मतलब ऐसे करके अभी बता दे रहा हूँ। जैसे अगर मैंने एक सिस्टम को लिया हुआ है, उस पर Q1 प्लस का है, Q2 माइनस का है, Q3 फिर से प्लस का आ गया, Q4 फिर से प्लस का आ गया, Q5 माइनस का आ गया। अगर मुझे इस पर योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? प्लस का कौन है? Q1, माइनस का कौन है? Q2, प्लस का Q3 है, प्लस का Q4 है, माइनस का Q5 है, ठीक है। इसे हम टोटल आवेश को निकालें, ठीक है। ये वाला डायग्राम और बना लो आवेश, हाँ, आवेशों की योज्यता का। तो अगर हम इसे कहते हैं कुल आवेश है, मान लो Q है, ठीक है, जो भी हो कैपिटल Q मान लो, जो भी है, ठीक, ये कुल आवेश के बराबर आ जाएगा। इसके बाद में हम कह रहे हैं आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण, ये क्या मसला है इसका? ये ध्यान से देखो इस तरह। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? कि किसी भी निकाय में जो आवेश होगा, ठीक है, वो एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। नहीं आई हो बात समझ? तो ऐसे समझ लो कि अगर मान लीजिए कोई निकाय, कोई सिस्टम है, ठीक है, आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा। कौन सा वाला? पार्ले जी है, पार्ले जी, जी पार्ले जी। उसके नाम के आगे आगे तक, बिस्कुट के नाम के आगे तक जी लगा है, बताओ। पार्ले जी, कितने सम्मान से नाम ले रहे हैं उसका। एक अपने हुए, हाँ, एक अपने हो, अपनों को स्पेशल रिस्पेक्ट मिलती, घर में तो फिलहाल छोड़ो ही। मान लीजिए पार्ले जी का एक पैकेट है, पूरा एक सिस्टम, एक निकाय होगा, ठीक है, इसमें बिस्किट निकलेंगे। अब इसमें बिस्किट निकलेंगे ऐसे करके, मान लो 5 निकल सकते हैं, 6 निकल सकते हैं, 7 निकल सकते हैं, 8 निकल सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा 5.5 निकल आए। ऐसा होता है कभी? नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कभी 6.75 निकल आए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कभी 6.75 निकल आए। तो ये जो आप देख रहे हो, ये किसके गुणज में चल रहे हैं? एक के गुणज में, मतलब एक की गुणा 5 से करी 5 आ गए, एक की गुणा 6 से करी कितने आ गए? 6। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक निश्चित मान के गुणज के रूप में हमारा आवेश होगा किसी भी सिस्टम पर, किसी भी निकाय पर आवेश जो होगा वो एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा। और वो यहाँ पर तो 1 से गुणा हो रही है, ठीक है, और वहां पर कितनों से होती होगी? अब मान लीजिए चप्पलें हैं, ठीक है, चप्पलों का एक सेट खरीदना है, कोई बात नहीं, देख लो। अब मान लीजिए आपको चप्पलों का एक सेट खरीदना है, एक पेटी खरीदनी पूरी, आप दुकानदार हैं,
आपके लिए पूरी पेटी खरीदनी है, तो आप चप्पल की जो पेटी लेकर के आएंगे तो उसमें चप्पलें जो निकलेंगी वो ऐसे निकल आएंगी 10, 12, 14, 20, ठीक है। 21 चप्पलें नहीं निकल सकती ना, 19 निकलेंगी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी निकलेगा 2 की गुणा में निकलेगा। क्या निकलेगा? 2 की गुणा में निकलेगा, 2 की गुणा में निकलेगा, 2 के मल्टीप्लाई में निकलेगा, 2 की मल्टीप्लाई में निकलेगा, ठीक है। तो एक निश्चित संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा। पूर्ण गुणज मतलब गुणा में, ठीक है। तो यहाँ पर किसके गुणा के रूप में है? 2 की। बिस्किट में किसकी गुणा थी? 1 की। अब जो हमारा आवेश होगा वो किसी भी निकाय में जब पाया जाएगा तो कुल आवेश एक निश्चित संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा, और वो संख्या क्या होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इसके पूर्ण गुणज के रूप में मिलेगा। अब पूर्ण गुणज इसका क्या हो सकता है? एक संख्या आ सकती है, 2, 3, 4, मतलब कुछ भी संख्या हो सकती है, तो हम इसे क्या नाम देते हैं? एन। एन गुणा इसके गुणा में होगा, यहाँ पर 2 की गुणा में था, वहां पर 1 की गुणा में था, तो एन। और ये जो है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इसे हमेशा याद रखना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस में होगा, ऋणावेश, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ? ई लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला बन गया Q इक्वल टू एन। समझ में आ रही है? और इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। कैसे करके? आपसे कह दिया कि इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो आवेश की संख्या बताइए कितनी होगी। तो आप क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन 5 है, उस पर मान लीजिए कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 16 पंजे 80, 8 आ जाएगा, एक के बाद पॉइंट है, लगा दो, 80 आ गए, ठीक। और 10 की पावर -19 कूलम, इतना क्या आ जाएगा हमारे पास कुल आवेश। आ रही बात समझ में? तो कुल मिलाकर के किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश एक निश्चित न्यूनतम संख्या का पूर्ण गुणज होता है। इसे हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। और इससे फॉर्मूला जो आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा? Q इक्वल टू एन ई। लिखो, इसे हेड डाल ली, आगे हेड डालो। चालक हेड डालो, केवल चालक पदार्थ डाल लेना, चालक पदार्थ डाल लो। बस इतने ही डाल लो। अब ध्यान सुनो, देखो बेसिकली 3 तरह के पदार्थ पाए जाएंगे, ठीक है, और भी होंगे, ठीक है। बेसिकली 3 तरह के पदार्थ पाए जाएंगे, एक होगा चालक, एक होगा अचालक, और एक होगा अर्धचालक। ये होगा कंडक्टर, और इसे हम कहेंगे इंसुलेटर, और ये हमारा जो होगा वो होगा सेमी कंडक्टर। मुद्दा क्या है, ध्यान से देखो। मैंने आपके लिए बताया था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका नाभिक पे आकर्षण बल बहुत कम होता है अपनी कक्षा को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं, उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सही है। ये मैंने कल ऐसे करके बता करके बताया था, बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन कक्षा से कहाँ चले जाते हैं? बाहर, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं, ठीक है। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन नाम हम दे रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये तार है कोई, अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और मैं इस सिरे को गर्म कर रहा हूँ, या इस सिरे पर मैं बिजली दे रहा हूँ, ठीक है, इस सिरे पर हम क्या दे रहे हैं? बिजली। तो यही वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मुक्त है, फ्री है, ये चलकर एक जगह से कहाँ जा सकते हैं? दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाएंगे? दूसरी जगह पर आसानी से पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसे हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का चालक। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, आप इमेजिनेशन करो, आपने यहाँ पर इसे गर्म किया है, गर्म ये इलेक्ट्रॉन भी हो गया होगा, नहीं हो गया होगा? यहाँ आपने बिजली दी है, ये भी इलेक्ट्रॉन में आ गई होगी एनर्जी, तो ये यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर। तो अगर आपने कोई लोहे वगैरह की छड़ ले रखी है, लोहा हो गया या फिर क्या हो गया, स्टील हो गया, तो आपने कोई इसकी छड़ ले रखी है, तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन, आपने देखा होगा
कि इस सिरे को गर्म करते हैं, गर्म ये वाला सिरा भी हो जाता है। ठीक है, हाँ हत्ता, ठीक है। ये वाला भी किस कंडीशन में, लोहे, स्टील या धातु, कोई भी धातु हो उसमें। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊर्जा को लेकर कहाँ जा रहा है, दूसरी तरफ। अब कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन इसे लेकर के नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली गई, या फिर ऊष्मा जो गर्मी थी वो भी एक स्थान से कहाँ चली गई, दूसरे स्थान तक चली गई। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो चली गई है, इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को चालक। तो ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये चलेगी तो तभी ना जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। और इन पदार्थों में बिजली का प्रवाह आसानी से हो जाता है, बिजली या ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, या जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, चालक, उन्हें चालक कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अचालक, ये इसका उल्टा नहीं है, जस्ट है कि नहीं। अब जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, अचालक या फिर कुचालक कहलाएंगे। ठीक है, इंसुलेटर, जैसे अभ्रक। अच्छा इसमें बता दूं, जैसे सभी धातु में मैंने बता दिया, लोहा हो गया, ठीक है, लोहा, भाई लोहे में करंट लगेगा नहीं लगेगा तुम्हारे। तांबा, मतलब उसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, बिजली एक पार से एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाएगी। ठीक, तांबा कॉपर के तो तार ही पड़े होते हैं। सोना चांदी ये तो बड़े अच्छे चालक हैं। तो ये सारे के सारे कंडक्टर हैं। इसमें क्या होगा, अभ्रक, ठीक, जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाएगा, ये जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बल्ब के ऊपर, हाँ ठीक है, आवेश का प्रवाह ही तभी हो पाएगा भाई अगर बल्ब के ऊपर लगा हुआ है वो। ठीक है, बल्ब के ऊपर लगा हुआ अगर ना हो तो क्या आवेश का प्रवाह आसानी से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। जो लाख चपड़ा होता है उसमें नहीं होता है, जो काला काला होता है लगा वो नहीं होता। ठीक, चलो अगला क्या है, अभ्रक, अचालक, जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, वो हमारे क्या है, अचालक। लकड़ी, इसमें बिजली चली जाएगी नहीं जाएगी। ठीक है, शुद्ध पानी, इसमें भी नहीं जाती, प्योर वाटर में। ठीक है, पानी कैसे, अशुद्ध जल शुद्ध वाटर, ठीक है, शुद्ध पानी इसमें भी नहीं जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अचालक। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे चालक, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे वो क्या होगा, अचालक। अब आ जाओ अर्धचालक पे। अर्ध का मतलब है आधा, चालक का मतलब है चलेगा। अरे भाई आधा चालक होगा तो आधा क्या होगा, अचालक होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिनकी चालकता, चालक, इसमें आपने देखा कि इसमें बिजली जा रही है, इसमें देखा इसमें बिल्कुल नहीं जा रही है, इसमें जाएगी मगर कम जाएगी। ठीक है, आंशिक रूप से। तो जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच होती है, कहाँ होगी, चालक और अचालक के बीच होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, अर्धचालक नाम देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंडक्टर। या आप कह दो कि जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से पाए जाते हैं, या उसमें विक्षोभ के कारण जिनमें बंद टूट जाते हैं कुछ, उनके इलेक्ट्रॉन या कोटरों के कारण चालन होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, अर्धचालक। ये लास्ट चैप्टर है बिल्कुल आपकी फिजिक्स का। ठीक है, बहुत डिटेल में से पढ़ाएंगे। बहुत यूज इनका, इनके उदाहरण क्या है, जैसे सिलिकन या फिर जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकन या फिर जर्मेनियम, ये इनके उदाहरण। तो अर्धचालक क्या है कि जिनमें आवेश का प्रवाह आंशिक रूप से होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। तो हेरेंडाली चालक, उसमें लिखो, उसमें लिखो चालक पदार्थ, इसमें लिखो। बाकी आगे का कल बताएंगे। ठीक है, आगे लेक्चर में बताएंगे। देखो अगला मैंने हेडिंग पढ़वाई आपके लिए, वैद्युत क्षेत्र। इधर पन्ने मत पलटो, ठीक है। कौन सी हेडिंग है, वैद्युत क्षेत्र। अब ये नाम, अरे कॉपी बंद कर लिया करो जब पढ़ाया करूं यार, कॉपी उपी सब बंद, यहाँ पर ध्यान दिया करो। ठीक है, पर ये चीजें किताबों में सब लिखी हुई हैं। वैद्युत क्षेत्र देखो ये क्या है, मैंने आपके लिए आवेश बता दिया, कूलॉम का नियम वगैरह सब कुछ बता दिया। ठीक है, जहां ना समझ में वहां पूछ लेना साहब। ठीक, तुम्हारी ज्यादा दिक्कत है क्योंकि तुम पहले से तुमने पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं है।
तो अब सोच रहे हो शायद कुछ मिल जाए ऐसा, ठीक है, जिससे कहते अलाउद्दीन का चिराग हाथ में लग जाए, जिन्न का चिराग हाथ में लग जाए। तो 3 मनोकामनाएं कह दूं, उनमें पहली सी तो यही होगी कि ऐसा है इंटर उंटर पास करा दो, ठीक है, इंटर उंटर पास करा दो तो सही है। अब जो है वो है, ठीक। तो ठीक, तो चिराग का मंत्र उंत्र तो है नहीं, देख लो, ठीक है। अच्छा, आप पहले एक चुंबक ले लो, आवेश को बाद में उठाएंगे, ठीक है, चुंबक से ही समझा रहे हैं। पहले एक चुंबक ले लो, इस चुंबक के पास मैंने यहाँ पर लोहा रखा पास में, तो खींच लेगा, ठीक है। या दूसरी चुंबक को रख दिया, यहाँ पर रखा थोड़ी दूर, हो सकता है खींच ले, लगता जाऊंगा, हो सकता है खींच ले, हो सकता है खींच ले। एक कंडीशन ऐसी आएगी, मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया तो इसने खींचना ही बंद कर दिया, इसने खींचा ही नहीं, यहाँ का खींच लिया और यहाँ का नहीं खींचा, ठीक। तो मैं ये कहूंगा इसका एरिया इतना है, भाई इसका इसका एरिया कितना होगा, इतना, मतलब गोल पूरा बन नहीं पाया है, ठीक है। आपने कह दिया इसका इतना एरिया है, इतने एरिया से बाहर नहीं जाने वाला, फिर क्या होगा, तो ये तो एरिया इसका हो गया, किसका, चुंबक का, ठीक। चुंबक का एरिया हो गया कि इतने एरिया में अगर आपने रख दिया तो भाई का राज चल रहा है, भाई अपने पास उठवा लेंगे तुम्हें, ठीक है। इतना एरिया हो गया, एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्र, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, लेकिन तुम क्षेत्र से कंसीडर कर लो, ठीक है। एरिया क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, लेकिन आप क्षेत्र समझ लो। तो इतना एरिया होगा, मतलब इतना क्षेत्र इनका हो गया। अब कौन रखा, कौन था, चुंबक, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, समझेगा, मतलब चुंबक का क्षेत्र। लेकिन अगर इसी चीज को जस्ट मैं बदल दूं आवेश से, किससे बदल दूं, आवेश से, ठीक, आवेश रख दूं मैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर अगर आवेश रख रहा हूं तो मैं दूसरा आवेश रखूंगा यहाँ पर प्लस से माइनस क्यू का, तो हो सकता है खींच ले, हो सकता है दूर भगा दे, आवेश भी तो प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं, तो हो सकता है खींच ले। अब मैंने यहाँ पर रखा तो खींच लिया, यहाँ वाले को नहीं खींच पाया, तो हमने क्या काम किया, भाई ये आवेश का एरिया हो गया। अब आवेश जब चलता है तो विद्युत उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, आवेश जब चलेगा बिजली बनाएगा, विद्युत उत्पन्न करेगा। अब ये विद्युत का क्षेत्र होगा तो इसे क्या नाम देंगे हम, वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र, आवेश का क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। और यही तो हेडिंग पड़ी हुई है, क्या वैद्युत क्षेत्र ही तो है। तो बस बहुत सिंपल सा है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई दूसरा आवेश, आकर्षण मतलब खिंच जाए, प्रतिकर्षण मतलब दूर चला जाए, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई दूसरा आवेश, या दूसरा परीक्षण आवेश भी आप लिख सकते हैं, इसमें रखा कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आई रिपीट इट अगेन, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, आवेश के चारों ओर का। इतनी बात समझ में आ गई, कोनो दिक्कत नहीं। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब कोई तो बात होगी, ठीक है, जो इसे अपनी तरफ कोई खींच रहा है या फिर कोई दूर भगा रहा है, कोई खींच रहा है या फिर कोई क्या, कहाँ भगा रहा है, दूर। ऐसे कुछ तो मान लो तुमने यहाँ पर प्लस क्यू था और यहाँ पर भी आपने क्या रख दिया, प्लस क्यू, तो इसने इसे देखा, दूर भगा दिया, ठीक है। अब दूर भगाया, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, बेवजह फासले नहीं होते। तो अगली हेडिंग मैंने आपके लिए डलवाई थी, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं होती कुछ नहीं है, ठीक है, बस जस्ट एक इमेजिनेशन है, हमारी थिंकिंग है, सोचना है, ठीक। अब आप ऐसे समझ लो, ऐसे तो आप सोच नहीं पाओगे, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक तालाब है, तालाब में हमने एक पत्थर फेंका, अब तालाब में जब आप पत्थर फेंकोगे, ये मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए बड़े डिटेल में, तो कुछ ऐसा बनेगा जा करके, ठीक, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार सावरे, मन में हलचल सी मच जाएगी। ये गाना आता है तुम्हें, तो ये तुमने नहीं सुने होंगे, तुम वो वाले गाने सुनना है, कौन से वाले, हम करेंगे तेरे साथ अब गंदी बात, कहीं मुन्नी बदनाम हो रही है तो कहीं शीला जवान हो रही है, ये वाले गाने कहाँ आते हैं तुम्हें, ठीक।
जब बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, आय हाय हम करेंगे तेरी साथ, लौंडिया लंदन से लाएंगे। ठीक है, ये गाने आ रहे हैं तुम्हें। बहरहाल गंदी बातें नहीं होंगी इधर देखो। ये हमारा जो बन रहा है, इमेज बन रही है, सॉरी ये बन रही है, इसे हम कहते हैं तरंग। ठीक है, हलचल उत्पन्न हो रही है, इसे क्या नाम देते हैं? तरंग। अब जस्ट इसी की तरह मैंने मतलब उससे कोरिलेट इसलिए किया है, मैं आपसे ये कहूं कि इस तालाब पर जो रेखाएं बन रही हैं ये वाली, उसके ऊपर लाइन खींचे आओ, ऐसे करके तुम जाकर के खींच सकते हो? नहीं खींच सकते ना। तालाब के ऊपर लाइन कौन खींचता है? कोई तरीका है? ठीक है, जबरदस्ती काम कर रहा तो खींच, लेकिन इमेजिनेशन तो कर सकते हैं मन में कि हाँ गोल बनी थी अभी, कह सकते नहीं कह सकते हैं? तो उसे हम कहते हैं कल्पना करना, कि हमने माना है, हुआ नहीं है, क्या किया है हमने? माना है। तो हम इसमें भी मानेंगे। और मैं बड़ा सिंपल सा आपके लिए उदाहरण दे रहा हूं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं बेकाल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, चलो मैं इसकी डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले इसके गुण बता दे रहा हूं आपके लिए। ठीक, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, मान लो दो आवेश हैं। अच्छा मैं थोड़ा इसे मिटा दूं, ये है क्या? पहला इनका गुण क्या होगा आप समझ जाओगे, डेफिनेशन आपके लिए मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका नाप सनाप है ऐसा ही। पहला पॉइंट है इसका कि ये धनावेश से चलती हैं, मतलब प्लस क्यू से जाएंगी। ठीक है, अब अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे बिना डेफिनेशन के, तो आप ऐसे समझ लो कि धनावेश से किरणें निकलती हैं। ठीक है, हाँ ठीक, धनावेश से किरणें निकलती हैं और ऋणावेश पर आती हैं। बस हो गया काम, तुम सीख गए, बन गए तुम दरोगा। हाँ नहीं, ऋणावेश धनावेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप इतना समझो भी कि धनावेश से जाएंगी, मैं बता दूंगा कैसे करके हो रहा है। ठीक है, आप समझो धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश से ऋणावेश पर आती हैं, और धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं दोनों को एकदम पास पास में रख दूं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक, तो भाई इससे जा रही है और इस पर आ रही है। ठीक है, इससे जा रही है, इस पर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ठीक है, जा रही आ रही। ठीक है, तो इस तरह से बनेंगी। मैं मतलब और भी बना सकते हैं हम आगे, यहाँ पर ऐसे करके। ठीक, यहाँ से ऐसे करके और आएंगी, मतलब यहाँ पर जितनी होंगी वो आती हुई दिखाई देंगी ऋणावेश पर, और यहाँ से जाती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से सोच देखो, तो ये गई है यहाँ पर जाकर के खत्म हो गई। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि ये गई हो और वापस लौट के आई हो, नहीं ना, ये रेखा गई और वहां पर जाकर के दम तोड़ दिया इसने, खत्म हो गई। ठीक है, मतलब उस पर पहुंच गई। अब ये गई यहाँ पर, यहाँ तक जाकर खत्म हो गई, ये गई यहाँ तक जाकर खत्म हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं इसी को चुंबक में बनाऊं, तो आपके लिए मैंने हाई स्कूल में पढ़ाया हुआ है कि नॉर्थ से किरणें जाती हैं और साउथ पर आती हैं, ये वाली नॉर्थ से जाती हैं और साउथ पर। अब ये क्लोज बन रही है, बिल्कुल बंद हो रही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये वाली तो बंद पाश का निर्माण करती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, लेकिन ये बंद पाश का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, ये बंद पाश का निर्माण नहीं करेंगी, ये बंद पाश का निर्माण करेंगी। अब अगर हमसे पूछा जाए कि भैया एक बात बताओ, हमारे लिए ये बताना है कि अगर मैं यहां पर चेक करना चाहूं, कोई मुझसे ये कह दे कि ये बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, डायरेक्शन किस तरफ होगी, एक बल की जैसे होती है दूसरी की होती है, ठीक, आप बताओ कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो कुछ नहीं करना है, एक स्पर्श रेखा खींचना है। क्या खींचना है? स्पर्श रेखा। उसका क्या काम होगा? जैसे मान लीजिए ये है स्पर्श रेखा, मतलब जो इसे टच करती हुई जाए, इधर तो चलना ही चलना है, जो इसे टच करती हुई या टच करती हुई इस तरफ जाएगी ना। अगर मुझसे कहा जाए इस पॉइंट पे, तो इस तरफ इस पॉइंट पे टच करेगी, नहीं करेगी साहिल? ठीक, मुझसे कहा जाए इस पॉइंट पे, तो ऐसे करके टच करती हुई जाएगी रेखा, जाएगी नहीं जाएगी? स्पर्श रेखा। तो अगर किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा को खींचें, तो वो बताएगी उस तरफ की दिशा। अब आपके लिए ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे करके समझो। ठीक, मैंने आपके लिए पृथ्वी वाला एक एग्जाम्पल दिया था,
चलो, छोटे छोटे बच्चों वाला खेल वो खेला होगा तुमने। हाँ, डोरी बांधी पत्थर में, ठीक है, लंबा किया, उसे ऐसे करके घुमा रहे हैं, ठीक, उसे ऐसे करके घुमा रहे हैं। अब अगर मैं उसे ऐसे करके घुमाऊंगा, डोरी को मैंने बांधा हुआ है पत्थर से और मैं उसे यूं रोटेट करा रहा हूं। अब ध्यान से समझना कि अगर मैं उसे ऐसे घुमा रहा हूं, मैंने यहां तक बहुत तेज घुमाते घुमाते यहां पर ला करके मैंने रस्सी को छोड़ दिया, घूम रहा है बहुत तेज और यहां पर ला कर मैंने रस्सी को छोड़ दिया, ये वाला पत्थर किस डायरेक्शन में जाएगा? यहां पर ला कर छोड़ दिया, किस तरफ? इस तरफ, एग्जैक्टली, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने छोड़ा तो यहां पर था ना भाई, मैंने लाते लाते यहां पर छोड़ दिया, लेकिन मैं घुमा इस तरफ रहा था ऐसे करके, यही तो घुमा रहा था मैं, अब मैंने यहां छोड़ दिया। तो ये अगर मैं इस पे स्पर्श रेखा खींचूं तो इसी दिशा में तो स्पर्श रेखा जाएगी टच होने के बाद में, तो इसकी दिशा किस तरफ हो जाएगी? इस तरफ। अब मैंने लाते लाते यहां पर छोड़ दिया, अब कहां जाएगा? ऊपर, ठीक है। अब यहां पर छोड़ दिया तो ऊपर जाएगा, तो इस तरफ यहां पर मैं स्पर्श रेखा जब खींच रहा हूं, दिशा तो ये बता रहा है कि तो वही कहानी यहां पर घट रही है। अगर मैं इसे लाते लाते तेज घुमाते घुमाते यहां से छोड़ दूं तो वो झूला बड़ा वाला जो होता है, हाँ मेले में लगता है, ठीक, अगर उसकी मतलब बहुत तेज चलने लगे वो बहुत ज्यादा और इंसानों को फेंकने लगे, वो मान लीजिए ऐसे करके तेज चल रहा है और उसमें, हाँ, और इंसान उसमें से निकलने लगे, तो जो यहाँ पर बैठा होगा वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और यहाँ बैठा होगा वो कहाँ चला जाएगा? इस तरफ। यहाँ बैठा होगा पट्ट से नीचे आएगा गिर के, ठीक है। यहाँ बैठा होगा इस तरफ चला जाएगा। आ रही बात समझ में? समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अगर स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु पर खींच दें तो वो उसकी दिशा को बताएगी। तो बस यही है, वैद्युत बल रेखा पर, अगर वैद्युत बल रेखा मान लीजिए ये जा रही है, इसके किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा को खींचा जाए तो यह उसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। समझ में आ रही बात? अगर अगर वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा पर किसी स्पर्श के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा को खींचा जाए तो तब यह रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तीन चीजें मैंने आपके लिए बता दी। आप पहला चित्र ये बनाओगे, दूसरा ये बनाओगे, तीसरा ये बनाओगे, ठीक है। पहला वाला जो मैंने आपसे कहा था बनाने के लिए, किधर गया? ठीक है, बनाने के लिए कहा था आपसे, और ज्यादा कहानी नहीं बताएंगे इसमें। एक चीज और रह गई है, कौन सी वाली? कि दो रेखाएं, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। क्यों? देखो ध्यान सुनो, अगर मान लो एक क्षेत्र रेखा एक क्षेत्र रेखा ये दोनों को काट दें, तो इस वाली क्षेत्र रेखा पे मैं स्पर्श रेखा यहां पर खींचूंगा, इस वाली क्षेत्र रेखा में स्पर्श रेखा यहां पर खींचूंगा, तो कितनी दिशाएं हो जाएंगी? दो। और ये संभव नहीं है। तो दो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, ठीक है। बता नहीं रहा हूं कि दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर ऐसा हो कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं पर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और कहीं पर कम हो, तो जहां पर ज्यादा होंगी क्षेत्र रेखाएं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। भाई ज्यादा लोग खड़े ज्यादा ताकत लगाते होंगे, ठीक है, तो जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, ठीक है। दूसरी बात हो गई, ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठा, अब तुमने इतनी बात तो समझ ली कि इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी कहाँ नहीं होगी। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, मतलब छठा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरह की हैं, ये वाली। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी? फिर से सुन लो एक बार, मैं फिर से बता रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं घनी होंगी, सघन होंगी, वहां पर क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, ठीक है। अब ये वाली सघन है तो ये तीव्रता कैसी है? ज्यादा। और यहाँ जहां पर क्षेत्र रेखाएं कम होंगी वहां पर तीव्रता कैसी होगी? कम होगी। अब मुझे ये बताओ, यहां पर तीव्रता ज्यादा होगी या यहां पर तीव्रता ज्यादा होगी? यहाँ, ठीक, क्यों? यहां पर सघन है इसलिए तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तीव्रता कैसी होगी? अधिक, ठीक। एक चीज और अभी मैं आपके लिए बार बार यूज करूंगा इस चीज के लिए, कि अगर यदि
यदि हम किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखें तो ये तो पता है कि उस पर बल लगेगा। ये रेखाएं मैंने आवेश प्लस क्यों नहीं माइनस क्यों नहीं बना रहा हूं, ठीक है। अब ये इस तरह से निकल रही हैं इस तरफ, तो आप दिमाग अपना लगा लेना कि इधर कहीं प्लस रहा होगा और इधर क्या रहा होगा, समझ आ रही है। हाँ, इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप इमेजिनेशन करें, इधर प्लस रहा होगा इधर क्या रहा होगा माइनस, ठीक। अब मैं केवल यही बनाया करूंगा, ये प्लस माइनस नहीं लिखा करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई भी आवेश रखूंगा तो प्लस उधर धकेलेगा, माइनस उसे खींचेगा। अगर मैंने कोई दूसरा आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश, हो सकता है ये खींचे, ये प्रतिकर्षित करे, आकर्षित करे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों तरफ प्लस हो तो हाँ, ये देखो, अगर ये भी प्लस है और ये भी क्या है प्लस, ठीक। तो इस तरह से जाएंगे निकल करके, कहाँ मिलेंगी, अगर प्लस प्लस की मिल जाए, ठीक है, तो आकर्षित नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, अब ये आकर्षित तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्लस वाला इससे कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, मैं तेरी तरफ आ रहा हूं, और ये कह रहा है आजा, ठीक है। तभी तो प्लस माइनस चिपक रहे हैं, ये कह रहे हैं कबूल है, ये भी कह रहे हैं कबूल है, कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है, ठीक है, तो चिपक गए वो, समझ आ रही। हाँ ठीक है, तुम होशियार हो, ठीक है। तो ये तो उधर नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, प्लस प्लस वाली। बहरहाल, तो हाँ, कहाँ पहुंच गए। हाँ, अगर यहाँ पर मैं किसी आवेश को रखूं तो हो सकता है ये आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो, मतलब इस पर एक बल काम करेगा। क्या काम करेगा, एक बल, एक ताकत काम करेगी। जब इस पर एक ताकत काम करेगी, अगर वो ताकत हर जगह समान रूप से काम कर रही है तो इसे हम कहेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। और अगर समान रूप से काम नहीं कर रही है तो क्या कहेंगे, असमान या असमरूपी चुंबकीय, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें तुम्हारे लिए कंफ्यूजन थोड़ा बहुत आएगा, वो सारे के सारे रायते मैं तुम्हारे बाद में समेट दूंगा, ठीक है। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता रहेगा सारी की सारी चीजें तुम्हारी सही ठीक होती रहेंगी। ये बहुत पूछा गया है, ठीक। और इसमें एक चीज तुम्हारे जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, वो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, और नीट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें आसान लगता होगा, लेकिन मैं तुम्हारे नीट के क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी तो किताब है नहीं, ठीक है, नीचे रखी हुई होगी, दिखाऊंगा, और उसमें दिखा करके सॉल्व करेंगे अपने, कहाँ पर क्या होगा क्या नहीं। अब आपके लिए कुछ उतारना है क्या, अगला पॉइंट लिख लो, चलो। अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हमने केवल वैद्युत क्षेत्र को पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, यहीं पर बैठे बैठे डेफिनेशन याद हो जाएगी। पहली बात तो इसे लिखते कैसे हैं, इसे लिखते हैं ई से, ठीक है, कैसे लिखते हैं, ई से। तो डेफिनेशन क्या होगी, देखो आपके लिए अच्छे से पता है कि कोई भी आवेश को अगर हम दूसरे आवेश के पास में रखेंगे तो उस पर एक बल लगेगा, ताकत लगेगी, ठीक है, जिसे बता चुके हैं हम। उस बल को क्या नाम देते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही तो कहा गया था। लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो क्या होगा, लगने वाला बल, ठीक है, और आवेश का अनुपात, लगने वाला बल और आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है आवेश में तो दिशा होती नहीं है, दो तरह का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, लेकिन बल में दिशा होती है, तो वैद्युत क्षेत्र में भी क्या होगी, दिशा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या कैसे करके पता चला कि एक आवेश के पास में हमने कोई दूसरा आवेश रख दिया, मान लीजिए Q1 के पास में Q2, या आप ऐसे समझ लो ये Q है, इसके पास हमने कोई छोटा आवेश रख दिया, इसे परीक्षण आवेश कहेंगे। परीक्षण मतलब उस पर टेस्ट करेंगे, ठीक है, परीक्षण के लिए लेंगे, आप चाहो तो Q1 Q2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आवेश लिया हमने, उसके पास में कोई छोटा मान, कम मान वाला परीक्षण आवेश रख दिया, तो इस पर इसकी वजह से बल लगेगा। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल F, और उस आवेश के, यही तो रखा है हमने, उस आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी
परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, या आप ये भी लिख सकते हो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं यहां से देखूं तो F बराबर तिरछी गुणा हो जाएगी, कुछ नीचे एक लगा दो, तिरछी गुणा हो जाएगी, तो E की गुणा किससे हो जाएगी? Q0 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? E Q0। तो एक फॉर्मूला बल का आपके लिए ये पता है, एक फॉर्मूला बल का आपके लिए ये पता होना चाहिए, F बराबर E Q0। एक बार फिर से डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, या फिर आप वैद्युत बल कह दो, लगने वाला बल और उस आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। लिखो इसे, हेडिंग डाल लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख लिया? अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं ये तो पता चल गया, ई से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, ई से प्रदर्शित करते हैं, ये तो पहली बात पता चल गई। और दूसरी बात आपके लिए क्या पता चली? कि यह एक सदिश राशि है, इसमें क्या होगी? दिशा, ठीक है, यह एक सदिश राशि है। अच्छा, सदिश राशि है तो इसकी दिशा किस तरफ से किस तरफ होगी, ठीक है, ये भी तो पता करना होगा। तो मैंने आपके लिए बेसिक्स पढ़ाते हुए बता ही दिया है कि अगर धनावेश होगा तो इससे बाहर की ओर होगी, इससे दूर जाएंगे, हाँ ठीक है, और ऋणावेश होगा तो इसकी ओर आती हुई होगी। आ रही बात समझ में? ठीक, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है कि प्लस से कहाँ जाएगी, माइनस की तरफ। लेकिन अगर हम इसका मात्रक निकालें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का, ई का मात्रक, तो बराबर क्या होगा? एफ का मात्रक और बटे Q0 का मात्रक। अब मात्रक क्या है? जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी को नापते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को जिसमें हम नापते हैं उसे मात्रक कहते हैं। तो अगर हमें ई का मात्रक निकालना है तो बड़ा आसान सा तरीका है, ई का मात्रक निकालेंगे तो एफ का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक, न्यूटन, ठीक है, और Q0 मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। तो ये क्या आ जाएगा? न्यूटन बटे कूलॉम। ये आ गया हमारा ई का मात्रक, न्यूटन बटे कूलॉम। सही है, आसान है। अगर कभी भूल रहे हो तो ऐसे करके निकाल लिया करो मात्रक, ठीक है। इसे यहां से नोट करो। अब की बार में हमने हेडिंग पढ़वाई है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब इसमें क्या है? कुछ नहीं है, आपको यही कंसीडर करना है कि माना दो आवेश Q1, या आप ये कह दो एक आवेश Q है जिसके वैद्युत क्षेत्र में दूसरा आवेश Q0 रखा हुआ है। कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर रखा है, ठीक है। अब आप ये भी लिख सकते हो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ समझना जरूरी है, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। एक आवेश Q जिसके वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r दूरी, या यहाँ पे ऐसे सिंपल सा लिख दो, एक आवेश Q है जिससे स्मॉल r दूरी पर दूसरा आवेश, परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तब Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है, क्या लिखोगे? Q0 पर Q के कारण लगने वाला बल, क्या होगा लगने वाला बल इस पर? भाई F बराबर 1/4πε0। अगर कोई परावैद्युतांक रखा हो, कभी पेपर में आ जाए, तो आपके लिए कुछ नहीं करना होता है, एप्सिलॉन ऐसे लिखोगे, यहाँ पर के और लगा दोगे। के उस परावैद्युतांक का मान होता है, ये न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं, ठीक है। अभी हमने निर्वात मान लिया है, मतलब परावैद्युतांक की वैल्यू कितनी है? 1। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q0 बटे, या Q0, Q1 थोड़ी है, Q0, वैसे क्या था? Q1 Q2 था, Q1 मतलब पहले वाले का मान Q0 और बटे R²। तो हमने क्या लिखा? दो आवेश हैं, एक आवेश से क्या है, एक आवेश Q है, उससे स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश कौन सा रखा हुआ है? Q0 रखा है, जिस पर उत्पन्न बल क्या होगा? 1/4πε0 Q0 बटे R²। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उत्पन्न
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये तो आपके लिए अच्छे से पता है क्या है, E बराबर एफ बटे क्यू जीरो। अभी कराइए, ठीक, कुछ नहीं करना है। E बराबर एफ की जगह पे एफ का मान रख दो, इतना ही तो आया एफ का मान सारा का सारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर। भाई ई तो ऐसे रहने दिया, एफ की जगह पर ये वाला मान उठा के रख दिया सही। और नीचे क्या है हमारे पास, क्यू जीरो। नीचे क्या है, क्यू जीरो। क्यू जीरो से क्यू जीरो खत्म हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बच गया सिर्फ ऊपर, और नीचे क्या आ गया, आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, आसान सा है, ठीक है। एक आवेश क्यू, दूसरा आवेश क्यू जीरो, बल इतना आ जाएगा क्यू क्यू जीरो बट्टे आर स्क्वायर। हमें क्या करना होता है, एफ बट्टे क्यू जीरो, मतलब क्यू जीरो से क्या लगाना है, इसमें सिर्फ भाग लगाना है। तो क्यू जीरो से क्यू जीरो कट जाएगा, 1/4 और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसमें लिखो, लिख लिया। अगला है देखो, हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब आप नाम से देख लो, वैद्युत का मतलब है आवेश तो रहा होगा, ठीक है। द्विध्रुव का मतलब है दो ध्रुव होंगे, दो ध्रुव का मतलब है मतलब दोनों चीजें उल्टी होंगी, ठीक है। जैसे आप चुंबक में देखते हो, एक ध्रुव होता है उत्तरी, तो उत्तर का उल्टा कौन सा होता है, दक्षिण, विपरीत होंगे, ठीक है। भाई आपने आवेश रखा है तो एक जगह प्लस रखा होगा, तो दूसरी जगह ऑब्वियसली क्या रखा होगा, माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस, अब कुछ दूरी तो रही होगी इनके बीच में, इससे दूरी को हम नाम देंगे 2l। क्या नाम देंगे, हाँ 2l। अब 2l क्यों कह रहे हैं, आप r कह दो, l कह दो, a b c d f g कुछ भी कह दो, लेकिन 2l हम इसलिए कह रहे हैं, हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, ठीक है। कैसे करके, अभी मुझे इस दूरी को आधा करना पड़ेगा आगे आने वाले न्यूमेरिकल में, तो मैं 2l का आधा करूंगा तो l बच जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर मैंने l ले लिया तो l/2 होगा, इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी, हो उससे भी जाएगा लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक। तो वैद्युत ध्रुव क्या बना हमारे पास, यह एक ऐसा निकाय है, निकाय का मतलब सिस्टम, ठीक है। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर, ये Q है तो ये भी क्या है Q, और विपरीत का मतलब उल्टा, ये प्लस का है तो ये क्या है माइनस का, दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। कैसी दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अल्प का मतलब है बहुत कम, बहुत कम दूरी पर रखे होंगे, ठीक है। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक जगह प्लस क्यू तो दूसरी जगह माइनस क्यू, ठीक है। और अल्प दूरी पर रखे होंगे, मतलब कितनी दूरी होगी, मान लीजिए 2, इसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। अब जैसे इसका एग्जांपल ले रहे हैं, आपके लिए पता है, एक धनावेश H रख दो आप, दूसरा क्या रख दो, Cl। एक प्लस है दूसरा क्या है माइनस, ये एक प्लस का, ये एक का है माइनस का है, ठीक है। तो बराबर है और विपरीत है और अल्प दूरी पर रखे हैं, HBr कह दो आप, ठीक है। ये प्लस होगा, ये क्या होगा माइनस, ये प्लस माइनस तो मैंने आपके लिए हाई स्कूल में ही बताए हुए हैं, ठीक। तो HCl HBr ये सारे के सारे, ये NaCl कर दो आप, ये सारे के सारे क्या हैं, वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे होंगे, अल्प दूरी पर रखे होंगे, ठीक है।